हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद श्री गोपीनाथ मुंडे ने एक भाषण के दौरान कबूला है कि उन्होंने 2009 के चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उनके इस बयान के बाद विपक्ष उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहा है और चुनाव आयोग ने भी नोटिस देकर गोपीनाथ मुंडे से 20 दिन में जवाब मांगा है। आपका इस विषय पर खरी बात क्या है? ऐसा है, पहले तो मैं खरी बात प्रोग्राम के जरिए गोपीनाथ मुंडे की इस हिम्मत को सलाम करता हूं कि हमारे हज़ारों कॉरपोरेट एमपी एमएलए जो चुनाव लड़ने वाला जो भी तकबा है उसमें से कोई एक आदमी तो निकला जिसने मंच पे खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया कि वो इलेक्शन में कितने खर्च किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुंडे जी को नई बात बताई है, पूरा देश का बच्चा बच्चा भी ये जानता है किस इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं, जैसे किस नौकरी के लिए कितनी रिश्वत दी जाती है, ये सबको पता है, एक सिवाय हमारे इलेक्शन कमीशन को छोड़कर। जी। वो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं या वाकई उनको नहीं पता, ये वो जानते हैं, लेकिन ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गांव के एक सरपंच के इलेक्शन से लेके एमपी के इलेक्शन में कितना खर्च होता है, सबको पता है जी। ये वाकई काबिल तारीफ बात है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुंडे जी अपने बयान पे डटे रहेंगे जी। क्योंकि जैसे कि आपने कहा विपक्ष उनके पीछे पड़ गया है बर्खास्त करने के और इलेक्शन कमीशन कानून के तहत मजबूर है कि उसे नोटिस मांगना पड़ेगा कि जब उसकी सीमा से उसने लांगा है तो उसको पूछेगा वो जी। और मैं उम्मीद करता हूँ गोपी जी अपने बयान पे डटे रहेंगे। ये नहीं कि आमतौर पे नेता सहारा लेते हैं कि मेरे बयान को जी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ऐसा इसमें कुछ ना हो जी। ताकि ये ना जो छुपा छुपाई खेली जाती है ना इलेक्शन कमीशन के साथ ये क्लियर हो। फिर जैसे कि आपने अभी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन पे 20 दिन में जवाब देने को कहा है, मेरी ये राय है, अपनी व्यक्तिगत राय है इलेक्शन कमीशन को कि इनसे जवाब लेके इनको बर्खास्त करने या कार्रवाई करने से अच्छा इस मौके का इलेक्शन कमीशन को फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कानून उठाता है कि कोई अपराधी सरकारी गवाह बन जाता है जी। तो उसको वो कुछ न कुछ रियायत देता है, सज़ा में रियायत देता है। यहाँ इलेक्शन कमीशन को भी उसी थ्योरी पे चलना चाहिए। ओके। अगर वो ऐसे करते हैं, गोपीनाथ मुंडे जी को बुलाएं अपने पास कि चलिए हमें बताइए कि आपने 16 लाख दिखा के और 8 करोड़ रुपए खर्च कैसे कर दिए, वो छुपाए कैसे, हमें बताइए, वो तरीके पता चल जाएं कि वो कैसे छुपाते हैं नेता, ताकि कल से इलेक्शन कमीशन नज़र रखने में और सक्षम हो सके। जी। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कमजोरी है, कमी है जी। जी। कि वो 16 लाख और 8 करोड़ के अंतर को नहीं भाप पाए। जी। बहुत बड़ी अमाउंट है। चलिए 16 की जगह 32 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, इतना तो चल भी सकता है, लेकिन 16 लाख और 8 करोड़ में तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अंधा आदमी भी हाथ रख के बता सकता है कि ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है जी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और गोपीनाथ मुंडे जी के साथ बैठ के बात करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये रकम यूज की जाती है और इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करने में कहाँ कहाँ पे कैसे छुपाई जाती है। तो चोर के आपको चोरी के तरीके पता चल जाएंगे तो चोर को पकड़ने में आसानी होगी और इस सिस्टम को साफ करने में आगे से मदद मिलेगी। आप चलिए जो गोपीनाथ मुंडे जी पे कार्रवाई कर दीजिए जी। इनको बर्खास्त कर दीजिए और 3 साल के लिए इन पे पाबंदी लगा दीजिए, तो क्या होगा, यूं ही चलता रहेगा सब कुछ। कल को कोई और बताने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। जी, सही बात। अब जो सामने बात आई है उसका इलेक्शन कमीशन को इसको गोल्डन चांस समझ के इसका फायदा उठाना चाहिए। गोपीनाथ मुंडे को बाकायदा बुला के उनके साथ बैठ के पूरी डिटेल में सारी बातें लेनी चाहिए और आगे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं वो इलेक्शन कमीशन की अपनी बात मर्जी है, लेकिन कम से कम खर्च करने पे, ये खर्च कैसे करते हैं उस पर इनकी नज़र हो सके कि ये पकड़े जा सकेंगे, उनको तरीके का पता चल जाएगा चोर चोरी कैसे करता है। रही तीसरी बात कि देखिए गलती इलेक्शन कमीशन की भी है जी। आप क्या कर रहे थे उस टाइम?
जब वो 25 लाख की जगह 8 करोड़ खर्च कर गए, तो आप क्या आखिर नीचे बैठे थे? आपकी भी तो विजिलेंस टीम होती है हर एरिया में, जी। डीसी को रिपोर्ट वगैरह करते हैं, तो वो क्या कर रहे थे? इलेक्शन कमीशन की कमी, इलेक्शन कमीशन की ये भी कमी है, उससे भी अपनी कमी माननी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। गलती उसकी तरफ से भी हुई है जी। गोपीनाथ मुंडे ने तो जीतना है हर हालत में। देखिए, जो भी इलेक्शन में जाता है वो जीतने के लिए जाता है जी। और उस जीत के लिए वो जो भी जायज नाजायज होता है वो इस्तेमाल करता है, वो करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था उस टाइम? उसका तो काम उसका भी उससे जवाब कौन मांगेगा कि इलेक्शन कमीशन उस टाइम क्या सो रहा था? जी। जब 25 लाख की जगह 8 करोड़ खर्च हो रहे थे, तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? उससे जवाब कौन मांगेगा? इलेक्शन कमीशन को अपनी भी गलती को महसूस करना चाहिए और इससे गोपीनाथ मुंडे जी को ये कह के कि हम आप पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन हमें बताइए, साथ दीजिए। तो कोऑपरेशन, दोनों की कोऑपरेशन से ये आगे से ये फील्ड इसमें राजनीति में से निकल सकती है। अगर सिस्टम मजबूत किया, सिस्टम में सुधार आ सकता है, ये इलेक्शन कमीशन चाहे तब, उसके चाहने से ही ऐसा होगा। और इसको सजा देना तो एक सिंपल तरीका, आप दे दीजिए सजा, कल को कोई भी नहीं बताएगा। 3 साल बाद ये फिर इलेक्शन लड़ लेंगे, होगा क्या? आज 8 करोड़ है, कल को 20 करोड़ भी हो जाएंगे खर्च, और यूँ ही चलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन को इस मौके का फ़ायदा उठाकर सिस्टम को साफ करने में कार्रवाई करनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। जी। राहुल जी, सरकार आरटीआई एक्ट में संशोधन करने जा रही है और इस संशोधन में राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई एक्ट से बाहर रखा जा रहा है। शायद सरकार को लोगों का राजनीतिक पार्टियों से हिसाब किताब मांगना रास नहीं आ रहा, इस पर आपकी खरी बात क्या है? इसी आरटीआई एक्ट को झंडा उठा के यूपीए सरकार अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताती फिरती है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पब्लिक के हक में एक बहुत बड़ा अच्छा कानून उसने बनाया था जी। और इस कानून के तहत बहुत से घपलों का जनता के सामने भी आए हैं और उन पर केस भी चले हैं, कोर्ट में भी केस गए हैं, ये ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि उस टाइम शायद इन पार्टियों को, जो भी यूपीए में शामिल थी, जिन्होंने इसको पास किया, करने में मदद की थी, शायद उस टाइम ये नहीं पता था कि ये शिव जी के वरदान की तरह उनके लिए भस्मासुर साबित हो जाएगा। जी। आज जब ये लोग इनके पार्टियों से इनका हिसाब किताब मांगने लग रहे हैं, तो ये पार्टियां तिलमिलाने लग गई हैं जी। इनको लगता है कि सारे अगर सोर्सेज पता चलेंगे तो बहुत से इनके जो इनको फंड करते हैं बड़े बड़े राज घराने, ये बिजनेस घराने होते हैं, तो उनकी पोल खुलने के चांसेस हैं। देखिए, आदमी बताने से कहाँ डरता है, जब उसके मन में कोई ना कोई राज होता है जो वो छुपाना चाहता है। छुपाने की प्रवृत्ति ही इस तरह के संशोधन कराने के लिए सरकार को मजबूर करती है। अगर आप साफ हैं, बिल्कुल आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर डर कैसा है? ठीक है, आरटीआई सरकार मांगती, पब्लिक मांगती है, बता दें, लेकिन बताएंगे नहीं राजनीतिक पार्टियां, इनका फिर सोर्स खत्म होता है। इसलिए ये इसको भस्मासुर नहीं बनने देना चाहते और इसलिए इसमें संशोधन सरकार लाना चाहती है। और एक बात आप और नोट करना, जैसे ये इन्होंने अपनी तनख्वाह और भत्ते वगैरह बढ़ाने के टाइम में ये सभी एक हो जाते हैं ना, 1 घंटे में ही सब कुछ पास कर देते हैं, कोई बहस नहीं होती, उसी तरह ये संशोधन भी पार्लियामेंट में यूं ही पास हो जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां इसको, सभी पे ये लागू होता है, सब अपने आप अपना सोर्स ऑफ इनकम छुपाना चाहती हैं। यहाँ भी ये ऐसे ही होगा। तो आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियां संशोधन के लिए पार्लियामेंट में तैयार रहेंगी? तैयार क्या, एक मत है, इसमें कोई दो राय नहीं और ज़्यादा बहस भी नहीं होगी। इसको पास करने में भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पता सबको है कि कल को तुम्हें भी ये जवाब देना पड़ जाएगा। जब इनके खुद पे आती है तो ये बहुत जल्दी एक हो जाते हैं, सब अपना पक्ष विपक्ष एक हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, वहाँ पे ये अपना विरोध भूल जाते हैं जहाँ पे निजी फायदा देखा जाता है। तो यही होगा कि फिर पब्लिक के पास क्या चारा बचता है, पब्लिक फिर कोर्ट में जाएगी। देखिए, अब पब्लिक के मुंह में खून लग चुका है, अब वो छोड़ेगी तो नहीं, तो वो चाहेगी। अगर आपने नहीं दिया था तो उसको पता नहीं था, नहीं पता चलता था, लेकिन अब पता चल रहा है, उसके पास कानून है, तो वो कोर्ट में जाएगी जी। और कोर्ट क्या फैसला लेता है ये उस पर डिपेंड करता है, वो पब्लिक के हक में लेता है या पार्टियों के हक में, वो एक अलग बात है, कानून का विषय वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। लेकिन अब ये एक पब्लिक वर्सेस सरकार हो चुकी है बात, और इसमें किसकी जीत होती है? हम तो चाहते ही हैं कि पब्लिक की जीत हो, ताकि राजनीतिक पार्टियों का पता तो चले ये पैसा आता कहाँ से है।
आपकी फंडिंग कहाँ से फंडिंग कहाँ से होती है? जब वो काला पैसा आता है तभी तो फिर ये उसको देखे, जो भी पैसे देगा वो फायदा भी लेगा। जी। आप बगैर फायदे के तो कोई ये वो तो नहीं है कि बटियारी के दान तो देता नहीं। वो पर कहते हैं ना, राजनीति में अमीरों के साथ सौदे होते हैं और गरीबों के साथ वादे होते हैं। तो जो फंडिंग लेता है पहले उसको वादे किए जाते हैं। तो ये वादे और ये सौदे ख़त्म करने के लिए ही ये RTI एक्ट बना है, इसका पब्लिक फ़ायदा उठा रही है। लेकिन अगर इसके तहत इनको बताना पड़ा तो इनके तो फिर ये सौदे कैंसिल हो जाएंगे जी। एक बहुत बड़ा फंडिंग सोर्स इनका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होने दे? कोई भी सरकार नहीं होने देना चाहेगी। लेकिन अब पब्लिक कितनी जागरूक है इस मामले में, जो ये पेटिशन ला रहे हैं, जिसने ये डाला है, वो कहाँ तक लेके जाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि RTI एक्ट में ये बदलाव नहीं होना चाहिए और सरकारों, ये पार्टियों पे भी लगाम लगनी चाहिए। देखिए, आप एक देश में 2 कानून तो नहीं रख सकते अपने लिए कुछ। हाँ, आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों का एक कोड हो, तो पार्टियों का और पब्लिक का क्यों अलग अलग कानून हो? जी। हाँ, जब एक सभी, जब इसमें ऑफिसर सब आ जाते हैं, घराने आ जाते हैं, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रियाँ आ जाती हैं, तो पार्टियाँ क्यों नहीं? जी। तो उनको भी आना चाहिए। तो अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।